अभी जो आप चीज को देख रहे हैं ये एक्चुअली में यहाँ पे लिखा हुआ है एब्डोमिनल आयोटा। यहाँ पे लिखा हुआ है एब्डोमिनल आयोटा, और एब्डोमिनल आयोटा एक्चुअली में ये ब्लड वेसल्स का एक मोटा ब्लड वेसल्स हम लोग इसको मान सकते हैं। यानी कि हमारा जो हार्ट होता है, हृदय, हमारा जो दिल होता है, उस दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, और अल्ट्रासाउंड से हम लोग एब्डोमिनल आयोटा की फोटो को लेते हैं, और एब्डोमिनल आयोटा से रिलेटेड ये जो एब्डोमिनल आयोटा दिखाई दे रहा है, इस एब्डोमिनल आयोटा से रिलेटेड एबनॉर्मिलिटी को समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहली बात समझने की ये है कि आप अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में एक वेसल्स का लेते हैं, वस्कुलर एग्जामिनेशन की इमेज लेते हैं। इवन उसको बी मोड में भी करते हैं और एम मोड में भी करते हैं। उसमें किसी तरह की अगर एबनॉर्मिलिटी है उसको आप देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि ये एबनॉर्मिलिटी किस चीज़ की हो सकती है, तो वो एबनॉर्मिलिटी एब्डोमिनल आयोटा की हो सकती है। चलिए इसको हम मोटा मोटी बताते हैं एक फिगर ड्रॉ करके। अगर एक बॉडी है, ऐसा करके पकड़ते हैं, अगर एक बॉडी है, ठीक, तो बॉडी और इसके ऊपर का जो पार्ट हो गया इसको हम लोग थोरैक्स कहते हैं। थोरैक्स, और थोरैक्स में भी आयोटा मौजूद होता है। थोरैक्स में भी आयोटा मौजूद होता है, लेकिन उसका हम अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं। थोरैसिक आयोटा का अल्ट्रासाउंड हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग एब्डोमिनल आयोटा का, आयोटा का ही अल्ट्रासाउंड करते हैं। रही बात कि ये जो टॉपिक है ये हार्ट से है। दिस इज डिजीज, वस्कुलर डिजीज, और जब आदमी पढ़ता है ना तो हार्ट का सीधा रिलेशन उसकी, जैसे कि पानी के टंकी का रिलेशन किससे होता है? पाइप से। इसी तरह हार्ट का रिलेशन ब्लड वेसल से होता है, खून की नलियों से होता है। ठीक है, तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होती है उसमें का एक हिस्सा है जो आपके झोली में आ गया। हमने जैसा कि पहले बताया था कि इकोकार्डियोग्राफी जो होती है, जो हार्ट का एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट यूजुअली करता है, लेकिन आप भी कर सकते हैं। आपको अगर आएगा तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं कि हार्ट है, तो हार्ट से निकलता है आयोटा इस तरह, ठीक है ना, ऐसा करके आता है आयोटा, और ये नीचे की ओर आता जाता है, और ये वाला जो डायफ्राम है, ये जो छाती है, इसको हम लोग चेस्ट कहते हैं, चेस्ट। ठीक है, और इसी में लेफ्ट साइड में हार्ट होता है। तो इससे जो निकलता है, हार्ट से निकलता है ये वेसल, हार्ट से ये आयोटा निकलता है, और ये आयोटा नीचे आता है। ये डायफ्राम को परसिस्ट करते हुए ये रीजन को हम लोग हाइटस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइटस। ये हाइटस से इंटर करता है ये वेसल, और हाइटस को क्रॉस करता हुआ नीचे जाता है। कितने लोग हाइटस हर्निया की डायग्नोसिस किए हैं बताइए? हाइटस हर्निया कोई जानता है? आप लोग बड़ा रिपोर्टिंग करते रहते हैं, बताइए हाइटस हर्निया में क्या होता है? हु विल टेल?
कौन बताए? हाइटस हर्निया पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा, इवन यू कैन डायग्नोस बाय अल्ट्रासाउंड ऑल्सो। ठीक है, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम, ठीक है, हम ऐसे बता देते हैं कि ये जो डायफ्राम है, इससे जो इसमें जो छेद होता है, जिससे या तो एयोर्टा आ रहा है या इससे भोजन की नली आ रही है, तो वो जो छेद होता है उससे स्टोमक ऊपर चढ़ जाता है चेस्ट कैविटी में, और वो एक हर्निया बनाता है जिसको हम लोग हाइटस हर्निया कहते हैं। हर्निया का मतलब ये होता है कि खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने जिस ऑर्गन को जहां पर बनाया है वो उस जगह से घसक करके दूसरी जगह पे चला जाए तो उसको हम लोग हर्निया कहते हैं, उसी को हम लोग हर्निया कहते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन कुछ चीज जन्मजात ही गलत जगह पर आती है तो उस चीज को हम एक्टोपिक कहते हैं, जैसे एक्टोपिक किडनी, लेकिन वो हर्निया नहीं है। लेकिन कोई चीज अपने जगह से घसक करके दूसरे जगह भारी वस्तु उठाने से ये जो झिल्ली है, सीरस मेम्ब्रेन, ये फट जाए और नीचे का मटेरियल ऊपर चढ़ जाए तो ये एक हर्निया हो जाएगा। यहां पर आप डायग्नोस करते हैं इंगुइनल हर्निया, तो वो सब आगे की बात है। एनीवेज, वहां पर से भी ये सारा जो ऑर्गन जो भगवान ने जहां बनाया वहां से घसक जाए तो वो हर्निया का कंडीशन होता है। मेरी बैटरी है 19%, इट मीन्स कि चल जाएगी, जितना देर पढ़ाएंगे उतना देर चलेगी। अब ये नीचे आ रहा है। अब मान लीजिए कि हमको अल्ट्रासाउंड करना है, यूएसजी करना है, तो हम यूएसजी में ये वाली नली की फोटो ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई हड्डी नहीं है। पेट में कोई हड्डी नहीं होती है, पेट में जो एब्डोमिनल एयोर्टा है आप उसकी फोटो ले सकते हैं, ठीक है। और जो चेस्ट में एयोर्टा है इसकी आप फोटो नहीं ले सकते हैं। इसलिए नहीं ले सकते हैं कि छाती के बीचों बीच एक हड्डी होती है स्टर्नम, ठीक है, रिब्स होता है, आपको साउंड वेव जाने नहीं देगा। इसके लिए एक टेक्निक होगी जो सीटी स्कैन से हो सकता है, एंजियोग्राफी। तो बाय द हेल्प ऑफ एंजियोग्राफी आप ये नली के अंदर की एबनॉर्मेलिटी देख सकते हैं। चलिए हटाइए, क्या क्या एबनॉर्मेलिटी देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो क्या क्या एबनॉर्मेलिटी को हम देखेंगे। ये जो नली है ना, ये नली ऐसा फूल जाती है, ऐसे फूल जाती है बैलून की तरह, ठीक है। इसको हम लोग एन्यूरिज्म कहते हैं, एन्यूरिज्म, ठीक है। एन्यूरिज्म सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो इसमें होने का लफड़ा है। इसके अलावा ये नली की किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी हो जाए, अंदर में कोई बाहर से कोई मांस हो जो इसको दबा दे, ऊपर का ब्लड नीचे ना आ पाए, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि एयोर्टा का स्कैनिंग कर रहे हैं और एयोर्टा में कौन सी बीमारी को डिटेक्ट करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि मैंने एयोर्टा से पहले जो स्टडी मटेरियल तैयार किया है, सॉरी, क्या क्या आ गया, तो मैंने जो ये सिलेबस तैयार किया उसमें हार्ट की एनाटॉमी बताया है, ठीक है। रीजन ये है कि हार्ट का कनेक्शन इसी से है, ठीक है, हार्ट की एनाटॉमी, ठीक। दूसरा साइड, हार्ट की एनाटॉमी पढ़ा के हम वक्त जाया क्यों करें जब मेरे पास एक बैच एनाटॉमी का बन गया है, ठीक है, लंबा एनाटॉमी होगा इसका, ठीक है। दूसरी चीज कि हार्ट की एनाटॉमी वो लोग क्यों पढ़ेंगे जो ऑलरेडी एनाटॉमी जान रहे हैं। यहाँ पे तो 90% डॉक्टर्स भी हैं जो एक्सपर्ट हैं, तो उनको एनाटॉमी का नॉलेज ऑलरेडी है, वो क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो डायग्नोस्टिक फीचर्स है और डायग्नोसिस से रिलेटेड चीज़ है, वो मैं बताता चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो अभी जो मैं स्टडी मटेरियल डिज़ाइन किया हूँ वो सारा स्टडी मटेरियल मैं ज़रूर आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उसमें की बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिसको बताना बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है बैचलर ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी के हैं, चलिए यहां पर देख रहे हैं कि एयोर्टा के बारे में बता रहा है। पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास एक बीमारी है
एब्डोमेन में आयोटा जो है पल्सेटाइल हो जाए। मेरा हाथ देख रहे हैं ना, तो हाथ में यहाँ पर रेडियल पल्स होता है, इस पर जब उंगली रखेंगे तो करेगा फक 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 फक। ठीक, तो जो आयोटा आ रहा है, मैं फोटो में दिखाता हूं, ज्यादा तस्वीर में बात समझ में आती है। ठीक है, ये है, या ये आयोटा मैं बना देता हूं। ठीक है, यही आयोटा है, ठीक है ना, ये आयोटा है। तो आयोटा को मैं यहां पे बनाया, ये आयोटा में किसी तरह का मास आकर के रास्ता को जमा देगा, ऊपर से जो ब्लड आ रहा है तो यहाँ पे दबाव पड़ने से फक फक होगा। पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास की वजह से ऐसा होता है। ठीक, दूसरा चीज, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास के अलावा हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चीज है जिसके लिए यह जांच की जानी चाहिए और की जाती है। पेन इन मिड लाइन एब्डोमेन, एब्डोमेन के पेट के बीचों बीच में अगर दर्द हो, पैर में सर्कुलेशन सही से ना हो पाए, पैर में सर्कुलेशन सही से ना हो पाए। ठीक है, तो ये जो आयोटा होता है ना, ये नीचे आता है, ये बाइफरकेट करता है, दो भागों में बंटता है। इसको हम लोग इलियक आर्टरी कहते हैं। मैं फोटो दिखा देता हूँ कहीं पे, ज़्यादा अच्छा से बनाने से अच्छा कि हम दिखा ही दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देख रहे हैं तस्वीर, ये हार्ट है, तो हार्ट से निकला आयोटा, ये लाल वाला, ये नीचे की ओर आता है। तो ये नीचे जब आता है, ये नीचे आएगा और डिवाइड करेगा दो इलियक आर्टरी में। ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन इलियक आर्टरी कहते हैं। और ये कॉमन इलियक आर्टरी फिर फर्दर सब डिवाइड करती है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी में। ठीक, लेकिन ये आया कहाँ से है, तो ये हार्ट से निकला, नीचे आया, डिसेंड किया। इसी को स्कैन करना है और इसी में एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट भी करना है। ठीक है, डेट खुदा ना खास्ते अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होता है, तो ब्लड आयोटा का पैर तक नहीं आएगा, पैर को पुअर ब्लड की सप्लाई होगी। उस कंडीशन में आयोटा की हम जांच कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड से आयोटा को हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आयोटा की एक बीमारी दिखा रहा है, एन्यूरिज्म, जो बलूनिंग जिसको कहते हैं। ये तो एक नली है, ये नली फूल गई, यहाँ पे फूल गई, इसी को एन्यूरिज्म कहते हैं। इस एन्यूरिज्म को अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है। क्या चीज़ के माध्यम से? अल्ट्रासाउंड के। किस लिए? कि एन्यूरिज्म धीरे धीरे फट सकता है, रप्चर कर सकता है और इंसान की मौत हो सकती है। ठीक, और मैं जो बुक खोले हुआ था मैं वहां पे आता हूं। अब आगे आते हैं पुअर ब्लड सर्कुलेशन, रीसेंट एब्डोमिनल ट्रॉमा। किसी को हाल फिलहाल में पेट में चोट लगी हो, पेट में किसी को हाल फिलहाल में चोट लगी हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल ट्रॉमा, पेट में चोट लगना। तो वो ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से अगर किसी के पेट में लीकेज हो जाए या आयोटा की कोई इंजरी हो जाए, तो उस इंजरी को हम लोग देख सकते हैं। 5 नंबर पे लिखता है आइडियोपैथिक आयोटाइटिस। आइडियोपैथिक आयोटाइटिस क्या होता है कि आयोटा, आप लोग एक चीज सुन लीजिए, जान लीजिए, जो डॉक्टर लोग हैं वो लोग तो जानते होंगे। अच्छा, कौन बताएगा आयोटाइटिस का मतलब क्या समझता है? कौन बताएगा? एग्जैक्टली, ठीक है, इन्फ्लामेशन इन आयोटा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं, किसी में भी टिस लग जाए, समझ लीजिए वो इन्फ्लामेशन की बीमारी है। ठीक है,
पैंक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, कोई भी बीमारी आप देख लीजिए जिसमें टिस लगा हुआ है, सब इन्फ्लामेटरी डिजीज है। लेकिन आइडियोपैथिक का क्या मतलब होगा? आइडियोपैथिक कोई बताएगा? एनीवन? रंजीत बता देंगे। हाँ, नहीं नहीं, वो जन्मजात तो कॉन्जेनाइटल को कहते हैं, जन्मजात कॉन्जेनाइटल। मोदी बताएंगे, मोदी मोदी आइडियोपैथिक। ब्रह्मा तो नहीं है आज। अच्छा, कोई बताएं, एनीवन? एनीवन? हम बताएं? 2 मिनट। आइडियोपैथिक का मतलब दुनिया की वो सारी बीमारी जिसका अता पता नहीं है, ठीक है। बीमारी हो गई लेकिन उसका कॉज नहीं पता। जैसे इन्होंने बोला इन्फ्लामेशन, तो चोट लगने से, इन्फेक्शन होने से ही तो इन्फ्लामेशन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या किसी वजह से। लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो जिसका ना कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना बैक्टीरिया का पता चल रहा है, ना वायरस का पता चल रहा है, ना चोट का पता चल रहा है, किसी चीज का। आप रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड में लिख सकते हैं आइडियोपैथिक आयोटाइटिस, ठीक है। जब किसी चीज का सारा पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देखते हैं कि सब नॉर्मल है और फिर भी इन्फ्लामेशन है, तो उसको हम लोग आयोटाइटिस के नाम से जानेंगे और वो आइडियोपैथिक आयोटाइटिस होगी, ठीक है। वो पेशेंट जिसकी उम्र 40 साल हो और वस्कुलर सिम्टम जो होगा, जो वेसल्स का जो सिम्टम होगा, प्रेजेंट मत कीजिए स्क्रीन, जो वस्कुलर सिम्टम होगा ना, वो सिम्टम के एवज में पेट पे दर्द होना या तरह तरह का डॉक्टर आपके पास भेज सकता है, ठीक है। पेशेंट की प्रिपरेशन क्या किया जाता है? आप जानते हैं कि इसमें जो है ना ज़्यादा अच्छा है कि पेशेंट को 8 घंटे की फास्टिंग रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंट के पेट में गैस तैस नहीं रहे। ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे कि पेट में गैसेज नहीं रहे। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है, क्योंकि आयोटा जो है ना, स्टमक ये सबके पीछे रहता है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएंगे कि साउंड वेव अंदर की ओर जाए और आप इमेज को ले सकें। पेशेंट अपना लेट जाएगा, लेटने के बाद जेल लगाना है, लगाने के बाद इमेज को लेना है। लेकिन इमेज लेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये आयोटा है? बड़ा सिंपल बात है, मैं आपको बता देता हूँ। पेशेंट होगा ना, उस पेशेंट के बॉडी को 2 भाग में बांट लीजिए। चलिए बांट लेते हैं। पेशेंट के बॉडी को हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। ऐसा पकड़ेंगे तो वीडियो अच्छा रहेगा। चलिए, बॉडी को मैंने 2 भाग में बांटा। बॉडी को जब 2 भाग में बांटते हैं, इसमें गर्दन बना देते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए, ये गर्दन बना दिया। अब बॉडी को मैं जब 2 हाफ में बांटूंगा तो कैसे बांटूंगा? इमेजिनरी लाइन से, मन में पेन लेकर के पेशेंट के बॉडी पे नहीं लगाना है, लेकिन मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग मीडियन सजाइटल लाइन कहते हैं। मीडियन सजाइटल लाइन, बीचों बीच की लाइन, जो इंसान को 2 पार्ट में, 2 इक्वल हाफ में बांट देती है। आधा हिस्सा लेफ्ट साइड कहलाता है और आधा हिस्सा राइट साइड कहलाता है। ये मीडियन सजाइटल लाइन के एडमिट, इस मीडियन सजाइटल लाइन के लेफ्ट साइड में जो नली अल्ट्रासाउंड में नजर आएगी, वो आयोटा होगा, ठीक है। और इस लाइन के मध्य के राइट साइड में जो नली होती है, वो इंफीरियर वेना कावा होगा। कितना मिलता जुलता है, इंफीरियर वेना कावा। नया खिलाड़ी क्या करेगा कि आयोटा के जगह इंफीरियर वेना कावा की फोटो दिखा के अब बोल सकता है कि एवरीथिंग इज फाइन, आयोटा इज ओके। अब देखने में तो दोनों एक ही जैसा लग रहा है,
दोनों नली है, दोनों वेसल है, लेकिन आपने कैसे डिफाइन किया कि एक इंफीरियर वेना कावा है, एक आयोटा है, उसके डायरेक्शन से, ठीक है ना, उसके डायरेक्शन से। इवन शेप माने रखता है, ब्रीदिंग पर सिकुड़ना और फैलना भी माने रखता है, वो आगे बताएंगे। इसमें से एक नली खुली रह जाएगी, एओर्टा, उसको कोई असर पड़ता ही नहीं है सांस लेने और छोड़ने पर, और इंफीरियर वेना कावा सिकुड़ेगा, फैलेगा, इससे हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये मीडियन सजाइटल लाइन हो गई। अब हम प्रोब को लॉन्गिट्यूडनली रखेंगे, कैसे? पेट पर, कल जाके प्रैक्टिकल कीजिएगा अपने अपने मशीन पर, ऐसे रखिएगा, किसी को लेटाइए, जेल लगाइए और इसकी फोटो लीजिए, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर काली नली आएगी, मोटी सी काली नली आ जाएगी, ये काली नली अयोटा होगी, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड करते हैं तो एओर्टा आना चाहिए और राइट साइड करते हैं तो इंफीरियर वेना कावा आएगा। लेकिन आपने प्रोब कैसे रखा? लॉन्गिट्यूडनली। लेकिन प्रोब को अगर आप ट्रांसवर्सली रखते हैं इस तरह, तब भी एओर्टा आएगा, लेकिन इसका शेप बदलेगा, अब राउंड आ जाएगा, जाहिर सी बात है, इस तरह आ जाएगा, इस तरह गोलाकार में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये गोलाकार में आ जाएगा, बिल्कुल राउंड आएगा, राउंड इसलिए कि हम प्रोब को ऐसे कट करके रख रहे हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी एबनॉर्मेलिटी को देखा जा सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि ये वेसल है, इसके अंदर चर्बी जम गई, चर्बी यानी कि इसके अंदर जम गया कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको भी हम लोग देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जब स्कैन करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि गैस उस निकलवा देना है, पेट में गैस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि जो गैसेस होंगे इमेज आने में बड़ा दिक्कत करेगी, पसीना छोड़ा देगा, इमेज लाने में मुश्किल होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बता रहे हैं। आपको एओर्टा नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये सब एओर्टा की तस्वीर है ना। तो एओर्टा कैसा नजर आता है? एनीकोइक, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? खून होता है, ब्लड होता है, लिक्विड होता है, जाहिर है ये एनीकोइक आएगा, ये बिल्कुल ब्लैक नजर आएगा जैसा नजर आ रहा है, ठीक है ना। हम लोग सेलिक आर्टरी, एओर्टा का अलग अलग ब्रांचेस निकलता है, ठीक है। सेलिक आर्टरी हुआ, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हुई, कोई ऐसी आर्टरी जो एब्डोमेन में ब्लड की सप्लाई कर रही है, ठीक है। मेसेंट्रिक आर्टरी जो मेसेंट्री यानी कि आंत में ब्लड की सप्लाई कर रही है, यह सबका अलग अलग लैंडमार्क है। मैं उसको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताऊंगा। आज थोड़ा इंट्रो मार दे रहा हूं, इंट्रो, ठीक है। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको दिया हुआ है कि ये नॉर्मल एब्डोमिनल आयोटा को अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्मल एब्डोमिनल आयोटा, आयोटा का शेप कैसा होता है कि हार्ट से जब ये निकलता है, हार्ट से जब निकलता है, ऊपर से, ऊपर में क्या है, यहाँ पे हार्ट है, ठीक है ना। तो हार्ट से जब ये निकलेगा तो हार्ट से किस तरह निकलता है, देखिए, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं ना, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। तो इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहीं से इस तरह से ये असेंड करता है ऊपर की ओर और फिर नीचे की ओर ये डिसेंड करता है, ये इस तरह से निकलता है। लेकिन ये निकलता है तो ऊपर से चौड़ा होगा और जैसे जैसे नीचे आएगा ये नैरो होता चला जाएगा। तो आप जान लीजिए कि एब्डोमिनल आयोटा जो होता है, एब्डोमिनल आयोटा जो होता है, सॉरी, ये एब्डोमिनल आयोटा ऊपर से आपके पेशेंट का चौड़ा होगा और नीचे ये नैरो होगा, ठीक है।
हम लोग क्या करते हैं कि आयोटा को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कितना मेजर कीजिएगा ट्रांसवर्स में, बुखार छूट जाएगा हर जगह से स्कैनिंग। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हम लोग अपर पार्ट रखते हैं, दूसरा मिडिल और तीसरा लोअर, और उसके बाद इलियक अलग हो गया। हम लोग अपर के पास से पहला नाप लेते हैं और इसके जो दीवार है उसको नापते हैं। एक्चुअली में जो वेसल्स होता है ये अलग अलग लेयर का बना होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो लेयर्स होती है, इसके जो दीवार होती है, सारी मिल के एक साथ आती है। ट्यूनिका इंटिमा हो गया, चाहे है ना, चाहे एक्सटर्ना हो गया, चाहे मीडिया हो गया, सब ट्यूनिका है। इसका अलग अलग लेयर है। ये तीनों लेयर को अल्ट्रासाउंड एक मानता है। ये 3 परत होती है, ठीक है, जो मजबूती प्रदान करती है और एक वेसल को बनाती है। लेकिन इसमें जो ये काला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये ब्लैक वाला पोर्शन ये खाली है, इसी में ब्लड ट्रेवल करता है। ये वस्कुलर है, ये इसका जो है वेसल्स की जो है मोटी दीवार है। इसकी मोटी दीवार को हम लोग मेजर करते हैं और इससे ये पता करते हैं कि आयोटाइटिस है कि नहीं। तो आपको जो ऊपर से अगर मेजर करते हैं, ये 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होनी चाहिए। मिडिल से मेजर करते हैं 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लोअर से मेजर करते हैं तो 1 से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन हमें यह पता कैसे चलेगा कि अपर कौन है, मिडिल कौन है, लोअर कौन है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज कि आप जान लीजिए कि यहां पे बता रहा है कि आप क्या कीजिए कि ज़िफॉइड प्रोसेस वेरीज द नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल मेजर्ड मैक्सिमम इंटरनल डायमीटर वेरीज फ्रॉम 3 सेंटीमीटर, ज़िफॉइड प्रोसेस अबाउट 1 सेंटीमीटर एट बाइफर्केशन, ठीक है। इसमें 2 जगह आप चूज कर सकते हैं। आप देखिएगा कि छाती के बीचों बीच में एक हड्डी होती है, छाती के बीचों बीच में एक हड्डी होती है, उसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं। एडमिट कर लेता हूँ, मेरा अगर लैपटॉप कनेक्ट होता तो मैं स्टर्नम दिखा देता, या कनेक्टेड होगा, देख लेते हैं। कनेक्टेड होगा तो आपको स्टर्नम मैं दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए, कनेक्टेड है। चलिए मैं आपको स्टर्नम दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, STER, ये इमेज में आ जाइए, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ठीक है। ये छाती के पास, इसके नीचे से ना आयोटा निकला, इसके नीचे से आया है आयोटा, डायफ्राम ने इसको ये किया। तो इसको तो हम दबा के देख सकते हैं पेशेंट में। ये हड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है, ये वाला, ये पॉइंट को हम लोग ज़िफॉइड पॉइंट कहते हैं, ज़िफॉइड प्रोसेस। जो नीचे का नोखीला वाला, ये ग्रीन हड्डी को जो देख रहे हैं ना, ये ग्रीन होती नहीं है लेकिन दिखाने के लिए बता रहा है, इसको स्टर्नम कहते हैं। ये छाती के बीच की हड्डी है। ये हड्डी जहाँ पर ख़त्म हुई और उसके बाद का जो आप ट्रांसवर्स में पहली स्कैनिंग किया यहाँ से, तो ये सबसे ऊपर का हिस्सा हो जाता है, ये सबसे ऊपर का हिस्सा हो जाता है। आइए देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर का हिस्सा, वो हड्डी पैल्पेट करके जो नीचे में जो स्कैनिंग करते हैं और सबसे पहली इमेज लेते हैं लेफ्ट साइड से नली की गोलाकार में ट्रांसवर्स स्कैनिंग में, तो वो उसको ऊपर का हिस्सा माना जाता है। फिर आप स्कैन करते हुए नीचे आइएगा, नीचे आते 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 आपको बाइफर्केशन दिखाई दे देगा, यानी कि ये नली खत्म एक जगह पर जरूर होगी और बाइफर्केशन आएगा। बाइफर्केशन आपको देखने में दिखाई देने लगेगा इस तरीके से। नीचे आइएगा तो बाइफर्केशन भी आपको दिखाई देगा, ये नली का बाइफर्केशन दिखाई देगा। बाइफर्केशन के जस्ट ऊपर से आप मान लेते हैं लोअर भाग, ठीक है। तो अपर तो आपको पता है हड्डी खत्म हुई, वहां से लोअर नीचे का जहां पर बाइफर्केशन होता है, ये दोनों के बीच का एक आइडिया से निकाल लीजिए कि ये पता चल ही गया है तो हम बीच का निकाल लेंगे, ये बीच का हिस्सा हो गया। अब ऊपर का 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिडिल का 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, लोअर का
1 से 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑब्वियसली रिजल्ट mm में आएगा, उसको आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं या mm में भी आप समझ सकते हैं, और वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है वो बता सकते हैं। लेकिन ना ध्यान रखने की बात यह है कि अगर इसमें वेरिएशन होता है होमोजेनसली तो वो एओर्टाइटिस का कंडीशन है, इन्फ्लामेशन की वजह से ऐसा हुआ है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर कुछ अलग, आयोटा का जब आप इमेज लेते हैं ना तो आयोटा में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है, पूंछ की तरह। आयोटा है लेकिन इसमें से पुच्छी निकल गया। इसके पास लिख दिया है सेलिक एक्सिस। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दूसरा, जब आयोटा के लीजिएगा ट्रांसवर्स इमेज तो उसमें से भी पुच्छी निकल गया, जबकि राउंड होना चाहिए। राउंड आता है लेकिन कहीं कहीं पर से इस तरह की पूंछ नजर आ जाती है। क्यों नजर आती है? आइए मैं दिखा देता हूं आपके स्टडी मटेरियल से ही। देखिए, जो भी आयोटा की जो दीवार हो या कोई भी ब्लड वेसल्स की दीवार होती है उसकी सतह होती है अलग अलग। ठीक है, वो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो सबसे बाहर की सतह होती है, बीच की ट्यूनिका मीडिया, और जो बेसमेंट की होती है जो ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, ये सब मिल करके कोई भी ब्लड वेसल्स को बनाता है। ठीक है, हम जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सब बता रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, आपके लिए काम आएगा। ठीक है, देखिए ये आयोटा की एक इमेज को बनाया है और ये एब्डोमिनल आयोटा में बता रहा है कि आयोटा में हर कुछ कुछ दूर पर खून की नलियां इससे निकल जाती हैं। ठीक है ना, ये हार्ट से ऑक्सीजन वाले ब्लड को नीचे लाता है ना, तो बॉडी इसकी जिम्मेदारी है कि पूरे बॉडी में फैलाए। तो जो सेलिक एक्सिस से जो निकलता है, यहाँ पर से जो नली निकलेगी और एब्डोमेन में ब्लड की सप्लाई करेगी, वो उस तरह की, यहाँ पर से स्कैन कीजिएगा तो राउंड आएगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहला इमेज आएगा तो वो सेलिक होगा, है ना। उसके नीचे का जो दूसरा पॉइंट आएगा वहां पर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आने वाली है। उसके नीचे आएगा इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, मेसेंट्रिक कंसर्निंग इंटेस्टाइन, आंत। आंत से आप लोग लिख देते हैं मेसेंट्रिक ट्यूमर इज सीन। मेसेंट्रिक का एग्जैक्ट मीनिंग होता है क्या? कंसर्निंग इंटेस्टाइन, आंत से संबंधित। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपको सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो मेसेंट्री में ब्लड की सप्लाई करेंगे। मेसेंट्री अलग चीज होती है, समझिए कि जो आंत होती है ना वो एक पर्दा में लगी रहती है, उसको हम लोग मेसेंट्री के नाम से जानते हैं। उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और इसके नीचे है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो आप दोनों मेसेंट्रिक आर्टरी की जो है पूंछ देखेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब नीचे में ये खत्म हो जाएगा, ये बाइफर्केशन आ जाएगा। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। आयोटा में आयोटाइटिस ही नहीं होता है, आइडियोपैथिक आयोटाइटिस हो सकता है, ट्रॉमा से आयोटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि थ्रोम्बोसिस, है ना, जैसे कि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, जैसे कि ये क्या नाम है, पेरिटोनियल मास, जो इसको चाप दे, कोई मास आके इसको चाप देगा, ऊपर का ब्लड नीचे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। आएगा तो पल्सेटाइल मास हो जाएगा, वो फक फक करेगा, या ऑक्सीजन पुअरली पैर में सप्लाई होगा। ये सारी चीजों की चर्चा कल मैं करूंगा, इसलिए कि सिर्फ वीडियो बन गया आपको 37 मिनट्स का। ठीक है ना? ठीक है, कोनो दिक्कत?